था, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जब वो इजराइल में थे तो उन्होंने मेरे को चिट्ठी लिखी कि मैं आपका रेडियो सुनता हूँ। वाह। इसी तरह जो बूढ़ा कोटी जी हैं हमारे, देवेंद्र देवेंद्र बूढ़ा कोटी, उनके छोटे भाई जो बीएसएफ से अभी आईजी रिटायर हुए जी। हैं, तो उन्होंने मेरे को बोस्टन से चिट्ठी लिखी कि यार संजय, मैं आपका रेडियो सुनता हूँ। यहाँ पर जैसे आप स्विट्जरलैंड लीजिए, स्विट्जरलैंड में जो रोड्स का जो रेशियो है वो हम लोगों से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कितना डेवलपमेंट कर दिया। इतना बड़ा पहाड़ और सब खोद खाद कर भी तभी भी समय पे नहीं पहुंच सकता। अच्छा तिवारी जी, एक थोड़ा सा जाते जाते आप जब उत्तराखंड में आ रहे हैं तो आप क्या करना चाहेंगे विशेष, किस समुदाय के साथ, किस मतलब टारगेट क्या है कि मैं ये करना चाहता हूँ? टारगेट देखिए, जैसे मैंने बोला कि जो उत्तराखंड का जो विकास होना है वो तर्कसंगत होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे एनआरआई हैं जो कुछ दिन दूसरे देशों में रहते हैं। किस देश में रहते हैं अभी उनसे बातचीत से वही अपने आप बताएंगे। और कुछ दिन उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड यानी कि अपने मूल गांव की तरफ आते हैं और अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, करते भी हैं। क्या क्या करते हैं सीधे आप उनसे मुखातिब होते हैं। ऐसे व्यक्ति तो हमारे साथ हैं संजय तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि सरकार ने घोषणा कर दी कि एनआरआई लोग आएंगे, जो अलग अलग देशों में हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं वो आएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। पता चला कि 12 तारीख को आपका एक इवेंट है सरकार के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप सरकार को समझा के जाएंगे। हमारा कहना तो नहीं मानते लेकिन आपका कहना वो जरूर मानेंगे। खैर वो बात हम बाद में करेंगे। कैसा लग रहा है आपको जी? पहले तो जब आप उत्तराखंड आते हैं, पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमको यहाँ पर बुलाया और भी बात रखने का मौका दिया जी। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से जो हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया चल रही है, और उसमें अभी मैं कुछ दिनों पहले जो सोलर कॉथिंग हुआ था उसमें भी शामिल हुआ था जी। और जो ये नया एक ऊर्जा जो लगती है कि प्रदेश में आ रही है जी, और इसमें कि जो एनआरआई लोग हैं उनका कुछ योगदान हो सकता है, इस विषय में जो गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाए ये सराहनीय है। बिल्कुल। और हालांकि आई थिंक अभी कुछ वक्त हो सकता है कि हमको इसको स्मूथली चलाने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन once this policy is came into existence, I think it will be much more easier for us to work on those. और काफी अच्छा लग रहा है उत्तराखंड में आके, और हमसे ये जो क्या कहते हैं फंक्शंस और जो सम्मेलन हो रहा है इससे काफी उम्मीदें हैं, और इससे मेरे को लगता है कि ये जो डायलॉग है इससे उत्तराखंड की जो आने वाली पॉलिसीज हैं उसके निर्धारण में मेरे को लगता है एक सकारात्मक कदम है। एक सकारात्मक कदम है। चलो इस पे हम बाद में बात करेंगे कि सरकार और हम और आप लोग क्या मिलकर साथ करेंगे। हम निजी तौर पे हम अच्छा काम कर रहे हैं या हम निजी तौर पे कहीं घूमने जाते हैं तो हम उसके अनुभव शेयर करते हैं। हम ये थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि पहले आप उत्तराखंड स्कूल पढ़े? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो ऋषिकेश में ही हुई। अच्छा जी। और मेरे पिताजी जो थे स्वर्गीय श्री डी तिवारी जी, वो ऋषिकेश के काफी बड़े नाम थे, शिक्षा भी थे। बिल्कुल। और ये हमारा सौभाग्य है। मैं इसीलिए मैंने कल जब आप मिले मैंने कहा आपको साथ बातचीत करनी है। तो जैसे एक आम नागरिक की उस समय जो क्या कहते हैं शिक्षा होती थी, वैसे ही हमारी शिक्षा भी थी। We call it UMT, under a mango tree। और फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती गई कि पहले मैं देहरादून में आया, यहाँ से मैंने जियोलॉजी में एमएससी किया। अच्छा। और भाग्यवश फिर हम लोग जेएनयू में पहुंच गए। क्या बात है। और जेएनयू में क्या कहते हैं एनवायरमेंटल जियोलॉजी में मैंने वहां से एमफिल किया। वाह। और उसके बाद मैंने अपनी जो पीएचडी है वो चेक रिपब्लिक से करी। क्या बात है। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि हमारे साथ जो संजय तिवारी जी हैं, ये उस खानदान से जिन्होंने गेंदी मेला को एक बड़ा फलक दिया। आज हम जब गेंदा मेला की बात करते हैं उत्तराखंड में, तो ये उसी फैमिली से है जिस फैमिली ने गेंदे मेला को स्थापित किया। आज सब लोग उसका जश्न मनाते हैं। ये हमारा कल्चर बहुत महत्वपूर्ण कल्चर फेस्टिवल है वो। और उसके बिना वो जितने भी हमारे जो फेस्टिवल है उस लिस्ट में गेंदे मेला का भी है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे मिल रहे हैं उस फैमिली से जिस फैमिली ने गेंदे मेले को शुरू किया है। तो उस फैमिली के एक नागरिक है। और तो आप फिर लंबे समय तक फिर विदेश चले गए? जी, मेरे को लगभग 25-30 साल हो गए विदेश में रहते हुए। और लंबा वहीं रहे या आते रहे तब भी?
बीच बीच में आते रहे कभी, लेकिन पिछले कई सालों से तो मैं लगातार हिंदुस्तान में आ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा बीच में दूरियां रही हैं। अच्छा। और परिस्थिति बहुत ऐसा हुआ है, तो अब लगता है कि हम उम्र के और अपने जो आर्थिक और सामाजिक एक स्टेज होती है उस पर पहुंच गए हैं कि हम लोग उत्तराखंड के ये जो किसी भी तरह का योगदान दे सके। तो एक आदमी को लगता है कि यार ये मुझे लगता है उम्र के साथ आता है बिल्कुल। कि आपको जब आप के पास कुछ होता है तो आप सोचते हैं कि उसको अपने क्षेत्र के लिए आप उसमें योगदान करते तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले आपका तन वहाँ था पर मन यहाँ था ही था, जी। अब दोनों यहीं आ गए, तन और मन। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि मन मेरा हमेशा उत्तराखंड में ही रहा। अच्छा। और उसका एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हम लोग चेक रिपब्लिक में गए, अच्छा, तो उस समय इंटरनेट बहुत कम होता था। अच्छा। और हम जब, हालांकि उस जेएनयू उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहां भी मतलब इंटरनेट का ऐसा अभाव था, उस टाइम इंटरनेट इतना कॉमन नहीं हुआ था। तो जब मैं चेक रिपब्लिक में गया तो क्योंकि अपने जिसको कहते हैं ना खुद अपने भाषा की, अपने इलाके की जो लगती थी, तो मैंने वहां पर उस टाइम MP3 भी नहीं होते थे, MP3 फॉर्मेट भी नहीं आया था। अच्छा। उस समय हमने एक ऑनलाइन इंटरनेट जय उत्तराखंड रेडियो के नाम से शुरू किया। क्या बात है। अच्छा जी। और उसमें पूरी दुनिया से जितने भी उत्तराखंडी लोग थे वो जुड़े, चाहे वो सर में जो डोभाल जी हैं, हालांकि जेल में भी पढ़े हैं, हर्ष डोभाल जी, तो वो जेल में उनसे मेरा परिचय था, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जब वो इजराइल में थे तो उन्होंने मेरे को चिट्ठी लिखी कि मैं आपका रेडियो सुनता हूँ। वाह। इसी तरह जो बूढ़ा कोटी जी हैं हमारे, देवेंद्र, उनके छोटे भाई जो BSF से अभी IG रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को भोसले से चिट्ठी लिखी कि यार संजय, मैं आपका रेडियो सुनता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखिए कि पूरी दुनिया से कई मतलब लोग हमारे साथ जुड़े। और उस समय उसी दौरान एक उत्तराखंड, बाद में वो गढ़वाली.com के नाम से चला, लेकिन पहले उसका नाम उत्तरांचल.ws के नाम से वेबसाइट थी, जिसको कि संजीव नथान जी ने खोला था। अच्छा। और उसके दौरान आप लगे कि मेरे को लगता है कि ये बात बता रहा हूँ मैं 98 की। ओ बाप रे, बहुत काफी पुरानी बात है। तो उस समय एक जो, हाँ, उस समय तो हम तो जब पहाड़ में पढ़ते थे, मैं 98 में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, तो इंटरनेट हमारे लिए ठीक है कुछ नहीं था, मतलब समझते नहीं थे। और moreover, I'm not a techie, like I'm not an IT guy, but still that time like there was a need, और ऐसा हमको जोश भी था कि यार अपने इलाके के लिए कुछ करना है। तो I locked myself in a room for almost 2 weeks. I said I'm going to learn the script, और फिर हमने वो रेडियो शुरू किया। उसको करते कैसे थे फिर आप लोग, कैसे? अब आप मुझसे पूछे कि करते कैसे थे। हाँ, मतलब एक दिन में एक स्टोरी डालनी थी या कैसे? नहीं, उसको सिर्फ सॉन्ग चलते थे, पहाड़ी सॉन्ग चलते थे। हाँ, अच्छा। और उसमें उस टाइम पेटेंट और कॉपीराइट का इतना कोई नहीं था। और उसके लिए मैंने जब नरेंद्र सिंह नेगी जी, जब वो कैसेट होगी ना इस वाली। हाँ जी। अच्छा। तो कैसेट को हम डिजिटाइज करते थे, पहले रिकॉर्ड करते थे चला के उसको। अच्छा। और उसके बाद हम उसको फिर चलाते थे, और उसके लिए मतलब बड़ा इट्स वाज ए वेरी, क्या कहते हैं, लेबर, हाँ, उसमें करता था। ठीक। तो जब हम लोगों ने श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को टोरंटो में बुलाया, ये बात है लगभग 2005 या 6 की। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं उनसे माफी मांगी, मैंने कहा नेगी जी, माफ करना, हमने आपके गाने मेरा आपकी परमिशन के चोरी कर दी। और उनका इतना महान व्यक्तित्व है कि उन लोगों ने कहा नहीं, बोला कि बिल्कुल ठीक है, आप बजाओ, ठीक है और अच्छा बजाओ। तो नेगी जी को मैं अभी भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसा नहीं, वो तो करते हैं, वो करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा कीजिए। उनका हमेशा उत्तराखंड के प्रति ये रहा कि अच्छा कीजिए। और उत्तराखंड की जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी भाषाओं पर उन्होंने गीत गाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने गढ़वाली गाया होगा, गढ़वाली तो उनका एक बेस था, लेकिन उन्होंने कुमाऊनी भी गाए, उन्होंने जौनसारी भी गाए, और उत्तर काशी में रहे तो उन्होंने रवाल्टी गीत भी गाए। उनके अधिकांश गानों में रवाल्टी पुट आता है। तो तो लीजेंड पर्सनालिटी, तो क्या कह सकते हैं। और उसके बाद मैं एक छोटी सी और घटना आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग कनाडा में पहुंचे तो मेरे को एयरपोर्ट पे रिसीव करने पहुंचे पराशर गौड़ साहब। अच्छा, ये जगवाल पिक्चर जो पहली गढ़वाली पिक्चर थी, उसके निर्माता, निर्देशक सभी कुछ थे। तो उनसे हालांकि मेरा वहाँ पहली बार परिचय हुआ फेस टू फेस, लेकिन इसी रेडियो के कारण उनसे परिचय हो चुका था। ये बड़ी बात। अच्छा, वहाँ आप कितने दिन रहते हैं आप, जैसे अब आप कंटिन्यू आने की कोशिश कर रहे हैं? मैं लगभग 10 महीने के करीब कनाडा में रहता हूँ।
और 2 महीने हम लोग उत्तराखंड कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में क्या फोकस करना चाहते हैं? जैसे आप एज ए इंडिविजुअल, सरकार को आप किनारे रख लीजिए, जी क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सरकार से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं पालता हूँ। जी सरकार हमसे पाले, हमने बनाई वो सरकार, लेकिन हम सरकार से कोई अपेक्षा नहीं पालते। जी। तो एज ए संजय तिवारी जी जब आते हैं तो मतलब क्या मोटो रहता है कि चलो ऐसा कुछ करेंगे? मोटो ये रहता है कि हम लोग, हालांकि मेरी जो एक्सपर्टीज है वो एनवायरमेंटल साइंस में है। हाँ, वो तो आपकी है जी। ठीक है, मैं अभी फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एक तकनीकी सलाहकार के रूप में काम करता हूँ। बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रहा था कि ये मैं सुनना चाह रहा था आपसे, क्योंकि वो मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं था। जी जी जी। तो हालांकि वो हमारा एक एक्सपर्टीज है, तो मैं ये भी चाहता था कि गढ़वाल में जो हम लोग जो जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, विकास, जी तो विकास का अर्थ ये नहीं है कि सभी देशों के लिए विकास या सभी रीजन से विकास का अर्थ एक ही एक ही हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ। अमेरिका के लिए विकास का अर्थ कुछ और हो सकता है और हमारे लिए उसका अर्थ कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को लगता है कि पिछले कई दशकों में उत्तराखंड में एक जो ये इस तरह की पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया है कि जितनी रोड ज्यादा होंगी उतना ही विकास होगा। मेरे को लगता है कि ये एक मिथ है, शायद ये एक मिथ है। बिल्कुल, क्योंकि आप कई ऐसे देशों को देखिए कि जो उनकी भौगोलिक परिस्थिति हम लोगों की तरह है। जैसे आप स्विट्जरलैंड लीजिए, स्विट्जरलैंड में जो रोड्स का जो रेशियो है वो हम लोगों से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कितना डेवलपमेंट कर दिया। तो इसलिए ये मानना कि हम लोग सिर्फ रोड के भरोसे ही डेवलपमेंट कर सकते हैं, मेरे को लगता है कि ये कुछ हद तक सही नहीं है। इसमें समझना चाहिए, इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा एक चीज जिसका मैं कहना चाहता हूँ कि हमको ये भी निर्धारित करना पड़ेगा कि आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है जी, वो क्या इस तरह तो नहीं डेवलप हो रही है कि हमको जिसको आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिसपे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, क्या पता हमको उसके फ्यूचर में जरूरत ही ना पड़े। हाँ। तो ये समझना बहुत मुश्किल है। उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ और कई डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जब कई जगह ऐसा था जहाँ टेलीफोन नहीं थे, तो वहाँ की सरकारों ने वर्ल्ड बैंक से, कई संस्थानों से पैसे लिए, लोन लिया कि हम लोग गांव-गांव में टेलीफोन पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने खंबे लगाए, तारे लगाए, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि मोबाइल का इन्वेंशन हो गया, उसी एकदम उसके पीछे तुरंत। तो उसमें फिर ये हुआ कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया था वो सब बेकार चला गया। राइट, उसका कोई औचित्य नहीं रहा। तो कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि आने वाले 5-6 सालों में, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आने वाले 10 साल में हम जिसको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं शायद उसकी जरूरत भी ना पड़े हमारे। ऐसा मेरे को लगता है। जी। आप ये देखिए कि अमेरिका के कई शहरों में अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑनलाइन जो बिजनेस करती हैं, उन्होंने ड्रोन के थ्रू डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। हाँ, तो क्या हम फोन के द्वारा या क्या हम ड्रोन के द्वारा गांव-गांव में ये सुविधा नहीं पहुंचा सकते जिसके लिए कि आज हम रोड पे इतना बड़ा पहाड़ और सब खोद कर भी तभी भी समय पे नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। तो इस तरह की जो तकनीकी जो डेवलपमेंट है उस पर नजर रखना और उसके अनुसार आज का जो विकास है वो करना, मेरे को लगता है कि इसको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल समझने की आवश्यकता है। एज ए संजय तिवारी जी, आप तो दूसरे देश के टोरंटो, वैंकूवर, हाँ, वहाँ पर आप सलाहकार भी हैं, लेकिन यहाँ भी आप बहुत अच्छे सजेशन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप घूमते हैं, ये सब आते हैं पहाड़ में, ऐसा कोई घटनाक्रम या कोई किस्सा या आपका किया हुआ काम आपको बार बार याद आता है कि नहीं यार, मैं ये इस किस्से को मैं भूल नहीं सकता? जी, जब मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रहा था, तो हालांकि मैं उस समय गढ़वाल में एनवायरमेंटल साइंस के दौरान इधर कोई आता नहीं था रिसर्च करने के लिए, लेकिन मैंने उस समय ये सुनिश्चित किया कि मैं जो भी मेरी रिसर्च होगी वो गढ़वाल के ऊपर। वाह। तो मैंने उस टाइम गढ़वाल के जितने लैंडस्लाइड होते थे, अच्छा, उनके ऊपर रिसर्च की, उनका कारण जानने की कोशिश करी और उनमें समानताएं ढूंढने की कोशिश ये तो पहला रिसर्च लगता मुझे। हाँ, उस टाइम लैंडस्लाइड्स के ऊपर, हालांकि CBRI जो रुड़की संस्थान था वो लोग करते थे, लेकिन उस लेवल पे नहीं करते थे। तो उस दौरान अपने फील्ड वर्क के लिए मैं ऋषिकेश से और जोशीमठ तक पैदल चला।
हैं? जी। कितने दिन लगे? इसमें लगे मेरे को लगभग 1.5-2 हफ्ते के करीब। होता है तो हाँ, और समझना था तो ये तो समझना था तो जरूरी था। जी। तो उसके ऊपर जो मेरी रिसर्च थी वो फिर कई उसमें पब्लिश भी हुई है, और उसके मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उसका कुछ वो फायदा आप कभी नहीं बोल सकते। तो उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, एक आध बता सकते हो? उसकी फाइंडिंग्स ये थी कि हमारे, और वो आजकल काफी कॉमन टॉपिक चल रहा है कि जिस तरह से हम लोग सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, वो बिग कंस्ट्रक्शन ठीक है। वो हमारे जो मेरे को लगता है यहाँ का प्राकृतिक स्वरूप जो है, जो लैंडस्केप जो हमारी जो या जियोग्राफी जो है या जियोलॉजी जो है, उसके अनुरूप नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल। और कई बार हम लोग करते हैं कि इट्स रेस अगेंस्ट टाइम, कि हमको 6 महीने में रोड बनानी है, राइट। उसके लिए फिर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है कई बार वो इतनी सुदृढ़ नहीं होती। उन्होंने बोला है केएस बलदिया जी ने ना, जो आप कह रहे हैं, उन्होंने भी यही बोला। हमारे देश के सबसे बड़े भूवैज्ञानिक उन्होंने भी यही बोला, और मैंने भी एक साक्षात्कार उनका लिया था, तो मेरे से उन्होंने यही बोला जो आप कह रहे हैं। पर हमारी सरकार कहाँ सुन रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हम सरकार की बात नहीं करते मेरे से लोग कई बार बोलते हैं तुम बात क्यों नहीं करते, क्या बात करनी जब सुनते नहीं है ना। तो खैर, अच्छा ऐसा कोई या कहानी या कोई घटना को याद आती कि जब, जैसे अब मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया एक कहानी कि उनके गांव में एक लड़की फर्स्ट क्लास साइंस में पढ़ करके फर्स्ट क्लास इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास में पास, लेकिन उसके सामने कोई दिशा नहीं थी क्या करना है। तो जब उस व्यक्ति की नजर पड़ी तो उन्होंने उसको दिशा बताई, और आज सब वेल सेटल जो भी उसके लिए किया, तो वो घटना को कभी नहीं भूलते। ऐसी कोई किस्सा, कोई घटना है जिसको आप सेटिस्फाइड होते कि नहीं, अगर मैं नहीं आता तो शायद ये भी नहीं होता, अगर ये भी नहीं मिलते मुझे तो ये भी नहीं होता? हाँ, ऐसा इससे आप सेटिस्फाइड होते कि नहीं, उत्तराखंड आना मेरा अच्छा है? नहीं, कई घटनाएं ऐसी हैं जब मैं ऋषिकेश की तरफ जाता हूँ, और मैं हालांकि मैं उस तरह के डेवलपमेंट से भी थोड़ा असहमत हूँ, और कई राफ्टिंग कंपनियां देखता हूँ बहुत ज्यादा है, तो तब मेरे को लगता है कि यार हमारा कुछ योगदान रहा है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बात है 1987 की। अच्छा। उस समय ऋषिकेश में 1-2 गिनी चुनी दिल्ली के लोगों की राफ्टिंग कंपनियां होती थी, जिसमें अजीत बजाज साहब और कोहली साहब जो थे मुख्य थे। और ये लोग वो थे कि जो या तो फौज के बैकग्राउंड से आते थे, या जिन्होंने एडमंड हिलेरी या उनके पुत्र पीटर हिलेरी के साथ काम कर रखे, वही लोग थे। और उसमें हमारे जो मूल नागरिक हैं गढ़वाल के, उनकी जो भागीदारी थी वो सिर्फ ये थी कि या तो उनके कैंपों में बर्तन मांजते थे या खाना बनाते थे। तो उस दौरान फिर हमारे बड़े भाई साहब राजीव तिवारी जी और मैंने और एक हमारे और पार्टनर थे, उनके साथ मिलकर अपने पहाड़ के लोगों की पहली राफ्टिंग कंपनी ऋषिकेश में शुरू करी। क्या बात है, यही तो मैंने कहना चाह रहा था, ये बड़ी बात है। अच्छा। और उसमें हमने एक सेकंड एयरक्राफ्ट खरीदी मनाली से। अच्छा। और उस टाइम लकड़ी के जो ओर्स होते हैं, जो चप्पू होते हैं, अच्छा, वो थे। और मेरे को वो घटना याद आ रही है कि एक बार हम शिवपुर से जा रहे थे, एक बड़ा रैपिड है जिसको गोल्फ कोर्स कहते हैं, सबसे बड़ा रैपिड, उसमें हमारा एक चप्पू टूट गया। और हम लोग मतलब उससे किसी तरीके से बाहर निकले, लेकिन उससे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हम भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने स्थानीय लोगों को अपने कई रोजगार के जरिए उनको ट्रेन किया, गाइड बनाया, और आज जो है वो देखता हूँ बड़ा पूरा एक साम्राज्य है। और उसमें लगभग 200-250 कंपनी है, जिसमें कि हजारों अपने गढ़वाल के बच्चे जो हैं वो काम करते हैं। मेरा साथी, मेरा दोस्त भी, उसकी कंपनी वहाँ पे, परवीन रांगड़ जी। तो ये एक बड़ा सुखद अनुभव होता है। हाँ, सुखद है। अच्छा तिवारी जी, एक थोड़ा सा जाते जाते आप जब उत्तराखंड में आ रहे हैं तो आप क्या करना चाहेंगे विशेष, किस समुदाय के साथ, किस मतलब टारगेट क्या है कि मैं ये करना चाहता हूँ? टारगेट देखिए, जैसे मैंने बोला कि जो उत्तराखंड का जो विकास होना है वो तर्कसंगत होना चाहिए जी। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो अभी सोलर जो बहुत ठीक हुआ था, जिसमें कि मुख्यमंत्री साहब ने भी उसका उद्घाटन किया था, तो उसमें आने का मेरा एक मकसद ये भी था कि हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में इस तरह का, जिसका कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट किसी भी इंडस्ट्री का बहुत कम हो, इस तरह की इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए। और आने वाले समय में हमारे को
इलेक्ट्रिसिटी की काफी जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़ी चाहे हम इलेक्ट्रिक कार की बात करें या हाँ। कुछ भी करें, तो उनको चार्ज करने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको चाहिए। चाहिए। तो उस सिलसिले हम लोग कुछ करना चाहते थे और उसके लिए अभी करना चाहते हैं रादर, और उसके लिए हम लोग जमीन वगैरह देख रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ अभी दिक्कतें आ रही हैं कि हमको एक जमीन इस तरह की मिल जाए, राइट। और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होनी चाहिए कि जो आपके उत्तराखंड में यदि कोई निवेश करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, वन विंडो हाँ। सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि आप जाएं और एक ही जगह से आपको कुछ इंफॉर्मेशन और जितने भी परमिट, लाइसेंस जो भी चाहिए वो सब एक जगह से हो जाए। तो ये एक तो हम लोगों का एक ये बहुत बड़ा काम है। और जिस काम को आप करने जा रहे हैं, ये काम अगर हो गया तो एक अंतिम व्यक्ति है ना, वो भी उजाले में अपने घर रह सकता है। उजाले में अपने घर रह सकता है। वो अगर बिल नहीं दे सकता है, उसकी जब टेक्नोलॉजी आप डेवलप करेंगे तो ऐसा लगता है मुझे आपकी बात से कि शायद अंतिम व्यक्ति को भी उजाला आराम से मिल जाएगा। उजाला आराम से मिल जाएगा और रोजगार भी उत्पन्न होगा और रोजगार तो होगा ही होगा। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की इस बातचीत को लेकर के हमारे जो लिसनर आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आप जैसे लोगों से प्रभावित हूँ कि आप लोग जो है अपने स्तर पर, हालांकि कई बार बातें करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप देखते हो कि सारी दुनिया चकाचौंध की तरफ दौड़ रही है, अपने उस स्तंभों को संभाल के रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को ये कहना कि नहीं, मैं यहीं पर रहकर अपने समाज के लिए कुछ करूंगा। तो एक्चुअली में हम लोग तो ये बातचीत के लिए भी लायक मैं अपने आप को नहीं समझता, क्योंकि एक दौरान हम लोग देश छोड़ के चले गए। ये आपका है, आप आइए। लेकिन आप लोग जो यहाँ पर हो, तो आप लोग मुझको बहुत प्रभावित करते हो, चाहे वो बूढ़ा कोटी जी हो, आप हो, हर्ष हो। इन लोगों के पास अवसर थे और ये अच्छा चाहते तो बाहर रह सकते थे, हाँ, राइट। लेकिन आप लोगों ने चूज किया कि आप अपनी लड़ाई जो है, चाहे वो समाज की कुरीतियों के प्रति हो या जिसके प्रति भी हो, उसको यहीं पर रहकर लड़ेंगे। तो आप लोगों ने वो किया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्या कहते हैं, बहुत प्रेरित हूँ। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ, सभी मित्रों के साथ मिलकर। बिल्कुल। तो थैंक यू तिवारी जी। और आज हमें इस बात की खुशी है कि तिवारी जी उस फैमिली से जिन्होंने हमें उत्तराखंड का गेंदी मेला दिया है, उस फैमिली के मेंबर। तिवारी जी टोरंटो गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, हाँ, वो कोलंबिया में जो है सलाहकार है, कोलंबिया गवर्नमेंट में सलाहकार है। और जो उससे भी और बड़ी बात है, हमारे उत्तराखंड के पौड़ी के निवासी हैं। हम आज पौड़ी में आता है आपका घर। हाँ, हमारा जो गांव है डाडा मंडी है। दो शब्द और बोलना गया हुआ कि हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे जी, उन लोगों ने 1877 में गिंदी का मेला प्रारंभ किया था डाडा मंडी में। और उसी जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और हर साल जो गिंदी का मेला है, वो हमारे परिवार जो है गेंद लेके उस नदी में जाता है, जहाँ के दोनों तरफ की जो गांव के लोग हैं वो उस गेंद को खेलते हैं। बिल्कुल। और गेंदी मेले पे फिर कभी बात करेंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसी किसी खास व्यक्तित्व से आपको मिलवाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।